introduce Rahul. अधिकतर लोगों को जानते ही हैं. He's been a senior journalist and has been the State Information Commissioner. तो जब हम स्टेट ऑफ आरटीआई की बात करते हैं एमपी में, तो मैं कहूँगा कि कोई बहुत रोजी पिक्चर नहीं है. स्थिति बहुत ख़राब है. इस वक्त पेंडेंसी करीब 15,000 केसेस पेंडिंग होंगे. और ये जो कानून है, जैसा आप जानते हैं कि 30 डेज के अंदर जानकारी मिलने का प्रावधान है. लेकिन लंबा स्ट्रगल होता है. जो आजकल देश में जो हालत है, इस वक्त 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं. तो उस लंबे स्ट्रगल के बाद जानकारी करीब 2 या 3-4 साल के बाद मिल पाती है. और अगर हम कंपेयर करें यहाँ के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अन्य राज्यों के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सेटअप से, तो आप मान के चलिए कि जो सेटअप है वो बहुत ही खराब स्थिति में है. जैसे एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो दर्जा होता है वो मुख्य सचिव के बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. लेकिन जो अमला दिया जाता है वो शायद एक तहसीलदार से भी कम का अमला होता है. अब आपके पास सोचिए कि आपको ऑर्डर्स हैं और पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो वो एड्रेस कैसे करेंगे. तो एक बड़ा स्ट्रगल है वहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में. अगर आपने पेनल्टी लगा भी दी तो पेनल्टी को रिकवर करने के लिए, जैसे बाकी सारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में यू गॉट पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार और यू गॉट लीगल एडवाइजर एज वेल. लेकिन हमारे यहाँ एमपी में लीगल एडवाइजर भी नहीं है, ना रजिस्ट्रार है. तो कुल मिलाकर के बहुत ही ब्लीक सिचुएशन जो है इस वक्त एमपी में. और इस वक्त तो सूचना आयोग भी नियुक्त नहीं हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि ये जो जब भी कोई पोस्ट खाली होने वाली है तो उसके 5 महीने पहले उसको फिल करने की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए. निमित जैन केस में एक ऑर्डर आ गया है काफ़ी पहले से. लेकिन जैसा अक्सर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट साइटेड एक अप्रोच रहती है. तो जब इंफॉर्मेशन कमीशन में जब खाली हो गए तब जाके उन्होंने नियुक्ति के लिए वो निकाला है. तो पता नहीं कब तक वो उसको वैकेंसी फिल हो पाएगी. तो जैसा मैंने कहा कि लोगों का स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है इसमें. और अगर आप स्टेट को देखें तो स्टेट में जैसे रीवा डिवीज़न हो गया या चंबल ग्वालियर डिवीज़न हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही टफ डिवीज़न है. रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम बहुत ही ख़राब है. वहाँ पर आपको कागज़ मिलेंगे ही नहीं. और कागज़ अगर विलेज लेवल पर, जैसे सबसे ज़्यादा जो आरटीआई लगती है वो विलेजेस में लगती है. मतलब मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में सबसे ज़्यादा अपील और कंप्लेंट्स आती हैं वो पंचायत की होती है. पंचायत के बाद नंबर आता है नगरीय प्रशासन विभाग का. नगरीय प्रशासन की सबसे ज़्यादा आरटीआई आती है. उसके बाद फिर पुलिस वालों का नंबर आता है. तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो ग्रीवेंसेस हैं, जहाँ लोग जानकारी चाह रहे हैं वहाँ जानकारी जो है उनको नहीं मिल पा रही है, वो है ग्राम पंचायत का स्तर. और वहाँ लोगों, क्योंकि एक स्मॉल कम्युनिटी होती है तो लोगों को मालूम है कि यहाँ सरपंच ने ये गड़बड़ की है, सचिव ने ये गड़बड़ की है, यहाँ पर हमारे यहाँ ये रोड सैंक्शन थी, इस रोड को बनना चाहिए था और रोड क्यों नहीं बनी है. तो उनको सब जानकारी होती है और इसीलिए वो लोग जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं. कानून अपनी जगह है, जानकारी मिलती नहीं है. लेकिन मैं आपको बहुत ही सिनिकल अप्रोच में तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि मुझे कोई रास्ता निकालना चाहिए. तो मैंने लीगल इंटर्न्स हायर करने के लिए सोचा. और हायर क्या मतलब, उनको एक मैंने कहा कि कुछ कोर्स हम लोग मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं सो दैट दे कैन बी अकोमोडेटेड और हम लोग उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकें. लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि जितने नेशनल लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनके लिए लाइक यहाँ पर काम करना उनकी एक सोच से थोड़ा नीचे का विषय था. तो ये भी एक स्ट्रगल था. हमने बहरहाल अपना एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया. नेशनल लॉ स्कूल उड़ीसा के एक एडवोकेट से बात करके पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन किया. विस्पर कैंपेन चला और एक्सपीरियंस लोगों का, बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. और उसके बाद तो फिर हमारे पास ये हाल हो गया कि हमारे पास सिर्फ 5 पोस्ट रहती थी और उसके लिए 150 से 200 एप्लीकेशंस आती थी अक्रॉस ऑल द लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया. मतलब NLU दिल्ली से भी आए हमारे पास बच्चे, खड़गपुर लॉ स्कूल से भी आए हमारे पास बच्चे हैं और काफ़ी सिफारिशें भी आने लगी. जिनका नहीं होता था तो वो फिर सिफारिश भी लगाते थे. लेकिन हमने अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस रखा हुआ था और वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा.
तो उससे हमारी एक हद तक थोड़ी जो स्टाफ की प्रॉब्लम थी, खासतौर से लीगल ओपिनियन की उसकी, तो वो एड्रेस हो गई। दूसरा, एज ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैंने जो पाया है, देखा है कि क्या है कि अगर जब तक आप जो हाल हुआ है यहाँ पर, जब मेरी पहली सुनवाई थी तो यू वुड बी सरप्राइज कि ना वहाँ पर 50 केसेस हमने लगाए थे। उन 50 केसेस में ना एक एप्लीकेंट आया, ना कोई एक अधिकारी आया। वो मेरा पहला दिन था स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। तो मैंने अपने जो वहाँ पर साथी थे उनसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसी स्थिति क्यों है भाई? तो बोले देखिए, एप्लीकेंट तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसने जानकारी उसको मिलनी चाहिए थी कानून के हिसाब से 30 दिन में। 500 किलोमीटर दूर रहता है वो रीवा डिवीजन में किसी गांव में। वो अपना खर्चा करके पहले से वो इतना जद्दोजहद करके उसने फर्स्ट अपील फाइल की, फिर सेकंड अपील फाइल की। अब आप उसकी सुनवाई कर रहे हो 3 साल 4 साल बाद, अब उसको जानकारी की जरूरत भी नहीं रह गई है उतनी, और वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है और उसको लगता है कि कुछ होगा नहीं, इसलिए वो आया नहीं। मैंने कहा अधिकारी क्यों नहीं आए? तो बोला अधिकारी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको मालूम कि कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर हमने कहा ये जीरो टॉलरेंस की नीति लानी पड़ेगी, राइट लेफ्ट सेंटर। इसका एक ही जवाब है कि प्रसाद बांटो पेनल्टी। तो पेनल्टी जो है अब जैसे हमने लगानी शुरू की, उसका असर ये रहा कि लोग आने लगे। सारे अधिकारी का यही रहता था कि साहब पहली बार गलती हुई, तो मैंने कहा हम पेनल्टी भी पहली बार दे रहे हैं। तो बोले साहब बहुत ज्यादा है। मैंने कोई बात नहीं, आप कम कर देते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 की है, कम करके 5,000 ले जाओ, लेकिन बिना पेनल्टी के हम नहीं छोड़ेंगे। इस चीज को तो रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा कि आपने गलती की है तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। कई लोग जेन्युइनली अपनी समस्या लेकर आते थे कि काफी परेशान हैं, मेडिकल का इशू है, ये सब तमाम चीजें भी हैं। मैंने कहा ठीक है 2,000 ले जाओ पेनल्टी। आई वॉज वेरी ओपन। कई लोग ऐसे आते थे कि मिलना चाहते हैं, मैंने कहा ठीक है मिलिए, मैं ग्रीन टी पीता हूँ तो मैं उनको भी ग्रीन टी ऑफर करता था। ग्रीन टी पिलाने के बाद भी 25,000 रुपये पेनल्टी वसूल लेता था। तो चाय पी के भी पेनल्टी वसूली है, लेकिन पेनल्टी के लिए एक जीरो टॉलरेंस की नीति रखी। उस वजह उसका फर्क ये पड़ा कि उसके बाद मुझे कई लोगों ने बताया कि साहब जो उनकी जो समस्याएं थी, क्या होता है कि जो आरटीआई है ये हमको लगता है कि जानकारी मांग रहे हैं। अब जानकारी कोई राजी खुशी कोई मांगता नहीं है, जानकारी वही आदमी मांगता है जो सिस्टम से परेशान हो, हैरान हो। तो जानकारी जब मांगते हैं लोग तो उन्हें जमीन की समस्या, अभी आप बताइए भोपाल शहर में आपके मकान बने होंगे, नामांतरण करवाया होगा, किसको फोन करना पड़ता है? थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करानी है तो किसी को फोन करना पड़ता है, हर काम के लिए किसी अधिकारी को फोन करना पड़ता है। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, और ये आप और हम लोगों ने बनाया ये सिस्टम। तो उसमें हमने कहा कि उसमें ये चेंज आया कि लोगों ने कहा कि जब हम आप आरटीआई लगाने जाते हैं तो अधिकारी कहता है कि साहब आप आरटीआई के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, आप अपना काम बताइए, काम क्या, काम कर देते हैं। तो दैट वाज अ पॉजिटिव साइन। हाँ, अब कुछ जो इसके लोग थे वो कहने लगे साहब ब्लैकमेलिंग हो रही है। कई लोगों ने ये शिकायत की कि ब्लैकमेलिंग होती है आरटीआई के नाम पे। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ऑफिस खुद आरटीआई के अंदर में था। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ब्लैकमेल करके बताइए, आप लगाइए आरटीआई मेरे ऑफिस में। ये ब्लैकमेल होते कैसे हैं, बड़ा ताज्जुब का विषय है। और ब्लैकमेल होते कौन सी इंफॉर्मेशन से, वो और बड़ी चर्चा का विषय है। उस इंफॉर्मेशन को आप पहले ही सुओ मोटो सेक्शन 4 है, मैं कहता हूं चलिए आरटीआई का झंझट ही खत्म करिए। इस देश में ये जो कानून की जितनी धाराएं हैं, 20-30 धाराएं हैं उस आरटीआई एक्ट में, उसकी एक ही धारा काफी है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज फॉर सुओ मोटो डिस्क्लोजर। आप जो जानकारी चाहते हैं वो वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए। उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो आप लोगों को लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो सरकार दे रही है, इनफैक्ट मुझे भी लगता था पहले, मुझे लगता था सरकार जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल रही है तो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही होगा, मतलब डालते ही हैं। ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। और ये जानकारी का अधिकार जीवन के अधिकार से कैसे जुड़ा है, ये कोविड में आपने देखा होगा, जब आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गुहार लगाई होगी कि साहब ये इंजेक्शन हमें चाहिए, अब आपने वहां पर अर्जी डाल के रखी कलेक्टर ऑफिस में, ट्रांसपेरेंसी है नहीं कि आपका नंबर की जो इंजेक्शन था वो किसी और को चला गया, मंत्री जी का फोन आ गया, संतरी जी का फोन आ गया, अधिकारी का फोन आ गया, वो वहां बढ़ गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं था रिकॉर्ड में, जबकि आरटीआई एक्ट का प्रोविजन है कि सारी इंफॉर्मेशन को आपको वेबसाइट पर सुओ मोटो डिस्क्लोजर उसका करना चाहिए, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। अगर ये जानकारी वहां होती तो वहां आपको मालूम होता है कि आपका नंबर क्या है, और अगर कोई क्यू को जम करके आ रहा है तो वो भी आपको मालूम पड़ता है, उसमें एक्शन लिया जा सकता था। तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की बात है, और यहाँ सिर्फ जानकारी देने का विषय नहीं होता है, जनता के प्रति
प्रशासन और शासन जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। सबसे बड़ा विषय यह है, जानकारी तो एक विषय है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो दिखाने के लिए, क्योंकि सिस्टम में क्या है, जो सिस्टम आपका जो बना के रखा हुआ है, मैं अधिकारियों को हमेशा कहता हूँ कि भाई ये जो सिस्टम है, मेरे पास कई सरकारी अधिकारी जो आते थे जो खुद इस सिस्टम के मार से परेशान हैं, उनके टीए बोल रहा हूँ, ये जो सैलरी रिलेटेड इश्यूज होते थे, इनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के इशू होते थे, उसके लिए वो दर ठोकरें खाते थे, उनके प्रमोशन के इश्यूज हैं, उनके लिए वो उनको परेशान होना पड़ता है। तो मैं उन अधिकारियों को यही कहता हूँ कि ये जो आरटीआई के प्रति आप लोगों का अप्रोच है, दिस इज जस्ट दिस साइड ऑफ द फेंस यू आर स्टैंडिंग। एक बार आपको लगता है कि आपको जरूरत है इसकी, तो आपको लगता है इस देश में इससे अच्छा कानून नहीं है, और जहाँ जानकारी आपसे संबंधित मांगी जाती है तो आपको लगता है कि अरे तो ब्लैकमेलिंग हो रही है, परेशान किया जा रहा है। तो मैंने कई अधिकारी ऐसे मिले हैं जिनकी काफी मदद हुई है इस आरटीआई की वजह से, उनका अप्रोच, उसके बाद दृष्टिकोण उनका उसके बाद चेंज हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय था। गांव के स्तर पर ये कैसे काम करता है, ये एक बड़ा रोचक विषय है। एक बार मेरे सामने एक आरटीआई आई, उसमें था कि उन्होंने गांव में हैंडपंप की जानकारी मांगी, तो उसमें लगाया उन्होंने 48 आवर्स। बहुत कम लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि आरटीआई जो है 30 दिन की समय अवधि में जानकारी देने का प्रावधान है, लेकिन आरटीआई में 48 आवर्स में भी अगर जीवन और स्वतंत्रता की बात आती है तो 48 आवर्स में भी जानकारी देने का प्रावधान है। उन्होंने एक इसमें जानकारी मांगी कि हमें पानी के बारे में, नलकूप की जानकारी चाहिए, हमारे गांव में हैंडपंप कितने हैं। जो पीआईओ उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा कि ये 48 आवर्स में नहीं है। मैं ट्विटर पे एक्टिव था उस समय, ट्विटर था, एक्स जो था, तो रीवा के किसी गांव का था विषय, तो किसी व्यक्ति ने मुझे वहां टैग कर दिया कि ये हमने जानकारी मांगी 48 आवर्स में। तो मैंने तत्काल अपने ऑफिस से उनको संपर्क करवाया, उनको व्हाट्सएप पर उनका पूरा अपील मंगवाया, उनकी फीस मंगवाई, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और 48 आवर्स की उसकी अपील को एडमिट किया, नोटिस इशू किए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ही नोटिस इशू किए, रात भर 2 गाड़ियां गई वहां पे, ड्रिलिंग हुई, रात भर ड्रिलिंग चली। उसके बाद सुबह पानी निकल आया और फिर लोगों ने कहा कि साहब 10 रुपए में जानकारी मिलती थी, ये तो मालूम था, 10 रुपए में पानी भी मिल जाता है, ये पहली बार मालूम पड़ा। तो ये चेंज होता है। और मुझे लगता है कि सरकार का जो अप्रोच है और जो अधिकारियों का अप्रोच है, देखिए सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं है, उनको थोड़ा सा इसको समझना होगा और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा, और इसको एक विजिलेंस मॉनिटर के रूप में लेना होगा। जो आरटीआई लगा रहे हैं, देखिए आरटीआई वहीं लगती है जहाँ कुछ गड़बड़ी है। जैसे मान लीजिए कि थाने में आरटीआई लगाई है, तो थाने में मतलब कोई आदमी परेशान होगा इसलिए आरटीआई लगाई है, और कुछ होगा उस विषय में कुछ गड़बड़ चल रही होगी, तो एसपी अगर वो उस पर नजर रखी कि कौन कौन सी आरटीआई लग रही है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कुछ हैंगी पैंगी, इसमें कुछ गड़बड़ है, इस केस को देखो जरा, बुलवाओ। तो ये एक विजिलेंस मॉनिटर के रूप में भी आपके इसमें काम कर सकता है। कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, ऐसी आरटीआई हमारे सामने कई आरटीआई आई, जब जानकारी दी तो मालूम पड़ा कि रोड जो है सिर्फ कागज पे बनी हुई है, उसका पेमेंट सब निकल गया है, जबकि धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि इससे काफी लोगों को मदद मिलती है, और हमें लार्जर पिक्चर हमेशा देखना चाहिए। मिसयूज जो होता है, ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान में जिसका मिसयूज नहीं होता है। लेकिन एक चीज ये देखिए कि जो एक सोसाइटी में जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं खास तौर से, तो उसमें 2 फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसको, मतलब मैं खुद उसका पार्ट रहा हूँ, और मैं खुद नहीं कभी कवर करता था, मतलब जाकर के सूचना आयोग में जाकर के क्या विषय है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत ही आई वुड से कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता है। जबकि मेरा कहना है कि जब मैं विजिलेंस मॉनिटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो खबरों की खान है। मतलब आप किसी भी वहां पर अगर कहीं आरटीआई लगी है, उसको आपको ट्रैक करना शुरू कर दीजिए, रिवर्स मोड में जो हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जाती है, तो आप पाएंगे कि वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर स्कैम हो रहा है या कुछ गड़बड़ हुई है, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप अगर ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी में यकीन करते हैं तो मैं वो भी देता हूँ आपको। आप बताइए, आपका, मैं तो जर्नलिस्ट लोगों को बोलता हूँ, आपका विषय क्या है, इंटरेस्ट का विषय बताइए, सब कुछ मिलेगा, यहाँ स्कैम भी मिलेगा, ह्यूमन इंटरेस्ट मिलेगा। एक पिताजी ने अपने बेटे का कॉल रिकॉर्ड मांगा, उसके बेटे की डेथ हो गई, कॉल रिकॉर्ड मांगा, पुलिस कहती है कि साहब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेक्शन 81J लगेगा, नहीं देंगे। उसके 2 दिन का रिकॉर्ड था, जिस दिन उसकी मौत हुई बस उस दिन का रिकॉर्ड था। तो ये स्थिति है, लेकिन वो स्टोरी किसी पेपर में कवर नहीं हुई।
हाँ, जब वो हमने पेनल्टी नोटिस दिए तब जाके उनको समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। तो मेरा कहना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर जैसे पत्रिका न्यूज़पेपर ने तो कैंपेन बाकायदा चला के रखा था, एक रेगुलर कवर करते थे, उन्होंने कॉलम भी बनाया हुआ था, उनका इनिशिएटिव रहा है। लेकिन बाकी जगह कम लोग हैं। यहाँ पे सुनील जी होंगे, तो सुनील जी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। सुनील जी एक्टिवली जब सूत्र में भी थे तब भी वो संपर्क में थे और वो बहुत आरटीआई लगाते थे जानकारी निकालने के लिए, खबरों को निकालने के लिए। और अभी बंसल में हैं तो अभी भी वो आरटीआई फाइल करवाते हैं और उनका बड़ा मतलब इस मामले में उनका फोकस रहा है। तो इस तरह के मुझे लगता है कि हमें प्रमोट करने की जरूरत है। और सोसाइटी में भी, जैसे आप अगर पुणे के देखें तो पुणे में जो इन्फॉर्म सिटीजन्स हैं वहाँ पर, तो और उसको कंपेयर करें आप भोपाल को या किसी और शहर को, तो आपको लगेगा यहाँ पे बहुत बड़ा अभाव है, बहुत गैप है उसका। तो वो सिस्टम, वो लोगों का जो एक जागरूकता होती है, वो जागरूकता आपको यहाँ भोपाल में नहीं दिखेगी, इंदौर में नहीं दिखेगी, यहाँ के किसी शहर में नहीं दिखेगी मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है। लोगों को अगर हम लोग कहीं से किसी तरह से कुछ रास्ता ऐसा निकाल सके, और ये सोच का विषय है कि मतलब 17-18 साल हो गए आरटीआई एक्ट को आए हुए, तो जो जिस मुकाम पे अभी तक ये पहुंच जाना चाहिए था वो वहां तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। तो अभी बहुत कुछ काम करना इसमें बाकी है मुझे लगता है। The major thing I got to know. मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। You would surprised to know कि मध्य प्रदेश में आपके कागज रखे जाते हैं। अब आपके मकान के कागज है कहीं पर, आपके बिजली के कागज है कहीं पर, आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। Do you know that कि मध्य प्रदेश का अपना पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट नहीं है? There is no act for maintaining the records at public office. स्टेट में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, यू नेम द स्टेट, पब्लिक रिकॉर्ड एग्जिस्ट। यू सेंटर में है, उसमें सजा तक का प्रावधान है, जेल जाने तक का प्रावधान है अगर कोई बाबू आपका कागज घुमा दे, अधिकारी कागज घुमा दे। लापरवाही से घुमाए जाते हैं, मैंने देखा है एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मैंने ये देखा है कि हम लोग नोटिस इशू करते हैं, बोलते कागज मिल नहीं रहे। मैंने कहा मिल नहीं रहे तो आप इसमें एफआईआर दर्ज करिए, गायब हो गए तो एफआईआर दर्ज करिए, और अगर जिस बाबू के अभिरक्षा में था वो कागज तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। तो उनके पास जब चॉइस नहीं रहती थी तो फिर वो कहते थे कागज मिल गए, फिर कागज आ भी जाते थे। तो ये भी बड़ा सरप्राइजिंग वो था। तो ये सारी चीजें रही। हाँ, एक चीज में मैं मध्य प्रदेश में मतलब वो ये जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है, वो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाने का भी मैंने शासन को निर्देश दिया था कि ये आप पब्लिक रिकॉर्ड बनाइए इन लाइंस ऑफ जो सेंटर का एक्ट है, लेकिन वो अभी तक एक्ट बनाया नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश who had issued billable arrest warrant for not providing the information। क्योंकि क्या होता था कि अधिकारियों में एक ये था कि अच्छा क्या ही कर लेंगे, जुर्माना ही लगा देंगे, 25,000 दे देंगे। अब भाई 1-2 करोड़ का घोटाला, जो 5 करोड़ का घोटाला करके बैठा उसके लिए 25,000 क्या है, बोलेगा ठीक है दे देंगे। और अप्रोच वही था कि सुनना ही नहीं है, पेनल्टी लगा भी दी तो पेनल्टी जमा नहीं कर रहे हैं। सिस्टम इतना जड़ है कि आप पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी को रिकवर करने की प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसीजर इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं अगर उस फ्रस्ट्रेशन पे बात करूंगा तो आप लोगों का बहुत सारा समय इसमें निकल जाएगा आज। ये सेक्शन जो है आरटीआई का ही हो जाएगा। उसमें my fault that I failed to properly introduce Rahul, क्योंकि अधिकतर उनको जानते ही हैं। He's been a senior journalist and has been the State Information Commissioner for 5 years. Now he's the outgoing State Information Commissioner, but very interesting. वो शायद इसमें maybe I am wrong factually, but मुझे लगता है कि उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही उनके कार्यकाल की वो ये रही कि उन्होंने कोऑपरेटिव्स को आरटीआई के अंडर लाए।